नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। हमारा देश एक है, देश का संविधान भी एक है और संविधान के मुताबिक देश के भारत के हर निवासी को वो सभी अधिकार प्राप्त हैं जो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हैं, कर्नाटक के नागरिकों को प्राप्त हैं, तमिलनाडु के नागरिकों को प्राप्त हैं या फिर कि देश के रहने वाले किसी भी नागरिक को प्राप्त हैं। और इस वक्त जब देश में हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ दल ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये जो नतीजे आए हैं वो रास नहीं आ रहे, और इसीलिए जब से नतीजे आए हैं तब से कुछ ही घंटों के बाद से सोशल मीडिया पर एक हैशटैग चलाया गया, उसमें दक्षिण भारत लिखा गया और वो हैशटैग किसी और ने नहीं बल्कि पी चिदम्बरम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने चलाया। और उसके बाद रेणुका चौधरी, उनकी तरफ से आया एक बयान दक्षिण भारत को लेकर। उत्तर दक्षिण डिवाइड ये तो उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से नतीजे आए थे। एक देश में एक अजीब सी राजनीति करने की कोशिश की गई दरार डालकर कि अगर हारोगे तो देश में दरार डालोगे, ये एक सवाल खड़ा हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई जब बाहर बयान देते देते संसद के अंदर भी एक ऐसा सनसनीखेज बयान डीएमके के सांसद के द्वारा दिया गया जिसको लेकर कल से अब तक देश में बवाल चल रहा है, बहस चल रही है कि क्या अब देश वोट के आधार पर, और खासकर अगर वोट पर नजर है तो इससे पहले भी बहुत ऐसे बयान दिए जाते रहे, लेकिन क्या अब 2024 की रणनीति बनाते बनाते ये जो गठबंधन है विपक्ष का, ये देश को तोड़ने की साजिश भी रच रहा है? ये एक सवाल खड़ा हुआ है, इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर देश में ये उत्तर दक्षिण विवाद अभी से खड़ा नहीं हुआ। एक आपको जरा बयान सुनाएंगे जो अब से कुछ एक साल पहले का है, और उस बयान के बाद भी ये विचार करने की कोशिश हुई थी कि क्यों देश में उत्तर दक्षिण करने की कोशिश है। लेकिन आज 2024 से पहले सवाल बीजेपी की तरफ से ये खड़ा किया गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी, जो देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो चुप्पी साधे हुए है इस राजनीति पर, दरार डालने की, टुकड़े टुकड़े राजनीति पर, तो इसके पीछे क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स है या कुछ और है? तो इसी पर हम भी जरा सवाल करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और इंडी गठबंधन के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं जिसकी वजह से कल से लेकर अब तक, हालांकि माफी मांग ली है डीएमके के सांसद ने, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana. मैं चाहता हूं राहुल जी और सोनिया जी इस पर अपना जवाब दें और देश को बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि देश को बांटना जरूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि सनातन धर्म का अपमान करना जरूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान की धज्जियां उड़ानी जरूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना जरूरी है। तो गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं, इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना? हम गौ माता बोलते तो हैं। तो हिंदी भाषी राज्य तो गौमूत्र राज्य पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपने माठी, देश फर्स्ट इंडिया फर्स्ट, ये है एनडीए का और भाजपा का आइडियोलॉजी। और इनका है डिवाइड एंड रूल, इंडिया तोड़ो यात्रा, टुकड़े टुकड़े। और जब भी ये इंडी अलायंस के जो पार्टनर्स हैं ऐसे काम करते हैं या ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, कल भी आपने देखा नॉर्थ साउथ के डिवाइड के इस स्टेटमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकला राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी जी से। कि चाहे गोमूत्र हो, चाहे घंटा बजाने वाले हो, यह हमारा हिंदुत्व नहीं था। हमारा हिंदुत्व की डेफिनेशन बहुत बड़ी थी, जो हम बाला साहब ठाकरे जी और हम सब लोग जो हिंदुत्व लोगों के सर में आया था, वो देश के विकास का, राष्ट्रीयत्व की नेशनल। देश एक है, एक रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता।
और जो विपक्ष के कुछ साथी INDA के साथी इस देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये साजिश में बिल्कुल विफल होंगे। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती, हम सनातन धर्म को भी 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कभी सनातन धर्म पे कोई नुकसान है? कोई आँच आई कभी? तब फिर तो कहाँ की बातें होती है? इसलिए जो है हम सबको मानते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, हम गौ माता को भी मानते हैं, हम सनातन धर्म को भी मानते हैं। राहुल गांधी और स्टालिन पिता पुत्र को दोनों को कहना चाहता हूं, भारत के सनातन की पहचान गंगा गौ हैं, गौ माता भारत सनातन की पहचान है। मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी। स्टालिन टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। और इन सब के बीच क्योंकि सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों चुप हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों चुप हैं, कांग्रेस की तरफ से क्यों ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। एक बयान जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वो आज का नहीं है, राहुल गांधी का पुराना बयान है जिसमें वो केरला गए, वायनाड से जब उनकी जीत हुई तब उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दे दिया था। और उस बयान के पीछे की भी राजनीति पर हम ज़रा चर्चा करेंगे। वो बयान एक बार सुनना पड़ेगा, उस बयान को सुनते हैं फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. I really enjoy going to Kerala and I really love going to Wayanad. It is not just the affection, because affection of course is there, but it is the way you do your politics. If I might say so, the intelligence with which you do your politics. So for me it has been a learning experience and a pleasure. चलिए तो मैं बता देती हूँ राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी कह रहे थे जब वो वायनाड से जीते कि मैं 15 सालों तक उत्तर भारत के एक राज्य से सांसद रहा। अमेठी का नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां से वो सांसद रहे, लेकिन जैसे ही वो केरला पहुंचे, वायनाड से जीते, तो उन्होंने देखा कि दक्षिण भारत में लोगों को मुद्दों की समझ भी है और जब वो वोट डालने जाते हैं तो मुद्दों पर डालने जाते हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यहां आकर अब काफी फ्रेश एयर, काफी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। तो उसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे कि अमेठी में ऐसी क्या बुराई थी जहां से 3 बार सांसद चुने गए थे राहुल गांधी, वहां पहुंचकर उन्होंने क्यों दक्षिण भारत उत्तर भारत में डिवीजन पैदा करने की कोशिश की थी। और आज वही काम डीएमके तमिलनाडु से कर रही है। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राजकिशोर तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवम छाबड़ा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उनके पैनलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज्योति कुमार सिंह जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ संजय गुप्ता जी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन ज्योति कुमार सिंह जी, सवाल अनुराग ठाकुर ने भी वही कहा है, राजीव चंद्रशेखर ने भी वही कहा है, और मैं इससे भी पहले जिस दिन नतीजे आए थे उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि 70 सालों से ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस राजनीति से देश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए। तो क्या ये जो नतीजे हैं ये पचा नहीं पा रहे हैं लोग, या फिर कि कोई और वजह है चुप्पी की? कौन से नतीजे की बात कर रहे हैं आप? उस नतीजे की बात कर रहे हैं जहां 4 स्टेटों में इलेक्शन, 5 स्टेटों में इलेक्शन हुआ और इस 4 राज्यों में जो आंकड़े आए हैं वो 10 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। आप उस नतीजे की बात कर रही हैं? आप उस नतीजे की बात कर रही हैं जहां पर हमारे परसेंटेज 40% से ऊपर है, वोट आए हैं। आप उस नतीजे की बात कर रहे हैं? आप उस नतीजे की बात कर रही हैं जहां पर कि राजस्थान में कांग्रेस को 1.56 लाख वोट मिले और बीजेपी को 1.65 लाख, 1 करोड़ 65 लाख मिले और कांग्रेस को 1.56 करोड़ मिले। आप उस नतीजे की बात कर रही है कि मध्य प्रदेश में 1.75 लाख वोट मिले कांग्रेस को और 2.11 लाख मिले बीजेपी के, इसमें थोड़ा ज्यादा है इनका। छत्तीसगढ़ में 66
लाख उनको मिले, हमको मिले, कांग्रेस को मिले, और 72 लाख मिले भारतीय जनता पार्टी को। देखिए हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां पर जो आंकड़ों में जीता वो सिकंदर है, वो सरकार फॉर्म करती है। उनके आंकड़े नंबर सीटों में ज्यादा परिणत हो गए, लेकिन लोगों ने तो विश्वास हम पर भी जताया। लोगों ने विश्वास तो हमको तो कोई जीरो पर तो नहीं किया। ज्योति जी, इस बात को देखिए, एक बात को समझिए, आप इस तरह विपक्ष को एकदम धाराशायी करके अपने शब्दों में, ये तो ठीक नहीं है। जनता ने वोट दिया, उसी का तो आप सम्मान कर रही है ना, हम भी उसी का सम्मान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मैं तो सम्मान कर रही हूँ। ज्योति जी सुनिए ना, मैं तो सम्मान कर रही हूँ। आप विपक्ष का सम्मान क्यों नहीं कर रही हैं? आप विपक्ष का सम्मान क्यों नहीं कर रही हैं? मैं ये आंकड़े तो इलेक्शन कमीशन से लिया हूं, मैं तो अपने कोई आंकड़े, वही तो मैं कह रही हूँ। सुनिए तो सही, बहुत अच्छा लगा मुझे। सुनिए मुझे बड़ा अच्छा लगा जो मैं कहना चाहती थी। अगर मैं कहती तो मैं तो पता नहीं कौन सी पत्रकार बन जाती आपकी नजरों में, लेकिन आपने खुद ही इतना बड़ा आंकड़ा दे दिया। कितना अच्छा लगा सुन करके। 10 लाख वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिले। ये उन ईवीएम से मिले जो ईवीएम में घपला हुआ था। अब ईवीएम में तो घपला था, फिर ये 10 लाख वोट कैसे आ गए कांग्रेस पार्टी को? देखिए, आप बात क्या करना चाह रही थी, अब आप क्या कर रही हैं? चलिए उस पर भी बात कर लीजिए। मैं कुछ नहीं करना चाह रही, मैं तो कांग्रेस की बात कर रही हूँ। आज कोई बात नहीं, सुन ली। अगर मध्य प्रदेश में कोई ईवीएम किसी जगह उस तरह से खुलता है और विवाद में आता है, खुला हुआ मिलता है, और बाद में सील जब लोग चेक करें तो वो उसी समय गीला ही दिखता है, तो सवाल तो उठते हैं ना, सवाल तो उठते हैं। एक बात को तो आप समझें, हम तो नहीं चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पर प्रजातंत्र बहाल हो, जो उनको सीट ज्यादा मिल गई 1% के भी डिफरेंस के वोट में, तो ठीक है ना, उनको सलाम है। और जनता के भी अगर उन पर सीटों में ज्यादा परिणत हुआ तो उनको भी सलाम है, उनको भी नमस्कार है, उनको भी प्रणाम है। यही एक सीनियर वरिष्ठ प्रवक्ता की निशानी यही होती है ज्योति जी, जो आप यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और आप कई बार मैंने देखा है बिहार से लेकर दिल्ली तक आप तमाम मसलों पर बात करते हैं, तो इसीलिए आपने सही से लोकतंत्र में जो भूमिका निभानी चाहिए ना एक राजनीतिक दल को और एक प्रवक्ता को, वो आप निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यही सीख शायद बाकी प्रवक्ता जो 3 दिन से लगातार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे थे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे खत्म करने की, उनको भी समझानी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहुत ही सही तरीके से अपना पक्ष रख ले। लेकिन चलिए मैं मुद्दे पर आती हूँ। एक बार मैं फिर से पूछूंगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं? अगर डीएमके ने ऐसा कोई देश को तोड़ने वाला बयान दिया और देती रही है लगातार, तो कांग्रेस पार्टी भी तो उत्तर भारत की पार्टी है ना, और इतने समय से, जवाहरलाल नेहरू के समय से। देखिए हम कांग्रेस पार्टी के इस देश की सबसे पुराने पार्टी हैं और फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी हैं। आप अगर किसी पार्टी के नेता ने अगर कोई बात, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी कैसे लेगी आप बताएं? दूसरे चैनल में कोई क्या बोलेगा, आप उसकी जिम्मेदारी लेंगी? आप तो नहीं लेंगी। वो दूसरे, आपको उनसे ये सवाल करना चाहिए। जहां तक हमारा है, कांग्रेस पार्टी, इस देश में हम लोग सब सनातनी है, 80% यहाँ हिंदू है, तो मैं भी सनातन धर्म हूं। सनातन धर्म जो बात कहती है वो कांग्रेस भी मानती है, और ये तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो सनातनी है। आप 70 साल से हम राज्य में रहे, देश में रहे, शासन में रहे, तो कभी सनातन को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं पहुंचा। और ये जब से आए तब से हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में क्यों भाई? मैं शिवम छाबड़ा को लेकर आती हूँ डिबेट में, लेकिन जाहिर तौर पर दूसरे चैनल पर क्या होता है ज्योति जी, उसकी हमारे से इसलिए जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि हमारा कोई पैक्ट नहीं है। लेकिन डीएमके के साथ आपका पैक्ट है। डीएमके इंडिया अलायंस की पार्टनर है। डीएमके के साथ आप चुनाव में एक साथ जाने वाले हैं। मेरा किसी दूसरे चैनल के साथ कोई टाई अप नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका मतलब है डीएमके से, इसीलिए जवाबदेही आपकी भी बनती है। शिवम छाबड़ा जवाब देंगे कि कांग्रेस पार्टी अलग है, डीएमके अलग है, उनका निजी बयान है, तो आप लोग क्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से जवाब मांग रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की फितरत रही है हिंदुस्तान की राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्र के नाम पे बांटना, कि कांग्रेस की एक फितरत रही है। और आज से नहीं, इतिहास निकाल के देख लीजिए, जितने दंगे हुए कांग्रेस शासन के दौरान हुए, जितने क्षेत्रवाद पर बातचीत हुई तो कांग्रेस शासन के दौरान हुई, जितना जातियों के नाम पर राजनीति करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। आप कल्पना करिए कि ज्योति जी भी बोल रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था, जिस प्रकार का आकलन वो कर रहे थे कि साहब 4 प्रदेशों के चुनाव हुए, हमको इतना वोट ज्यादा मिला, 1% फालतू मिला। अरे भाई, ये कौन सा आकलन है? प्रदेशों का चुनाव है, हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है,
और राजस्थान का वोटर राजस्थान के विषयों पे वोट करता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। मध्य प्रदेश के लोगों ने मध्य प्रदेश के विषयों पर वोट किया, मध्य प्रदेश के अंदर में बीजेपी को शासन को दोबारा वोट दिया। यही काम छत्तीसगढ़ में हुआ। तेलंगाना में हमारी स्थिति हमने ये तो नहीं कहा कि साहब वहां पे हमारे को इतना वोट शेयर बढ़ गया तो हम उसमें विजयी हो गए। क्या वो हिंदुस्तान को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए अग्री करती है कि देश को इस प्रकार से क्षेत्र के नाम पर डिवाइड करना चाहिए कि नहीं? बाकी के दो मेहमानों का रुख करूं, लेकिन ज्योति जी कमेंट करिए इन्होंने जो आरोप लगाया आपके ऊपर। इन्होंने बोला कि उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांटने वाले जो बात कर रहे हैं ये बात करते हैं। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री हमारे गुजरात में इतने दिन चीफ मिनिस्टर रहे, लोगों ने इतना विश्वास किया उन्हें और वो गुजरात छोड़कर आ गए उत्तर प्रदेश में, क्यों उन्होंने अलग करने का कोशिश किया? यही तो बांटने वाली बात है। अधीर रंजन चौधरी का बयान दिखाया, स्टेटमेंट दिखाया, रीमा पराशर जी ने प्रोग्राम के पहले ही दिखाया सर, बाइट बाद में दी गई, तौर पर बयान हाउस में दिया गया है, इसी बयान हाउस में दिया गया सर, पर बार इस पर बात करना तो सर बयान तो हाउस में दिया गया ना। अच्छा ठीक है, बयान तो हाउस में दिया गया। ओके आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे पर, क्योंकि देखिए ज्योति जी इस तरह से तो जो आप कह रहे हैं बात खत्म नहीं होती ना, बात तो शुरू हुई है अभी। राजकिशोर जी को मैं पहले जरा डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। राजकिशोर जी, जिस दिन नतीजे आए थे उसी दिन शाम को आप साथ में बैठे हुए थे इसी स्टूडियो में, और तब आपने इस तरफ पॉइंट आउट किया था, आई थिंक कि तब किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया था। ये उत्तर दक्षिण डिवीजन जो करने की कोशिश थी, डिवाइड करने की कोशिश थी, मामला तूल पकड़ते पकड़ते आज यहां तक पहुंच गया है। आप कैसे देख रहे हैं? मतलब इससे फायदा किसको हो रहा है आखिर? एक सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ दें तो पूरे देश में जो पार्टी है उसको क्या फायदा हो रहा है? दरअसल रीमा जी, यहाँ समझना पड़ेगा, ये कांग्रेस का भी धर्म संकट यहाँ पर समझना पड़ेगा। राहुल गांधी निश्चित तौर पर अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इस समय अगर सोनिया गांधी चूंकि बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं है तो कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े नेता वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स खासतौर से 2014 के बाद से अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे 2019 के बाद से, तो अगर उनके नेताओं का आप देखें कि शीर्ष नेतृत्व कौन है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से आता है, वो आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। उनके जो संगठन मंत्री हैं वेणुगोपाल जी, वो आते हैं कांग्रेस से। इसी तरीके से जयराम रमेश भी कर्नाटक से आ जाते हैं। तो आप देखेंगे तो वहाँ पर धीरे धीरे वो छापामार शैली में जैसे पहले होता था वो करते थे। राहुल गांधी ने करने की कोशिश की। अब आप देखिए कि कर्नाटक में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उनकी सरकार आ गई, केरल में जहां पर वो गए हैं, और ये राहुल गांधी के जाने के बाद वहां पर दक्षिण भारत से उनके लिए कुछ शुभ संकेत आए। केरल में राहुल गांधी के वहां जाने के बाद से एलडीएफ, अभी ये हो सकता है कि यूडीएफ या एलडीएफ के बीच में होता था, एलडीएफ दोबारा आ गई थी, अब यूडीएफ के चांसेस बन सकते हैं। अब धर्म संकट देखिए कांग्रेस की दिक्कत ये है कि उनको पहले भले ही ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी उनको पूरी तरीके से अपना आधिपत्य जमाए रखना पड़ेगा और केंद्र की सत्ता में आना है, लेकिन बचे कहाँ से हैं? वो बचे हैं वो दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से, वहीं पर उनका प्रभुत्व अभी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। अब वहां पर जो क्षेत्रीय दल है, उन क्षेत्रीय दलों की समस्या ये है कि अगर ये राष्ट्रीय दल वहां पर बहुत मजबूत हो जाता है तो ये जो स्टालिन या जो तमाम लोग जो बयान दे रहे हैं वो बीजेपी या केंद्र सरकार को परेशानी देने के लिए नहीं कर रहे। ये दरअसल कांग्रेस के लिए धर्म संकट वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस कितनी भी मजबूत हो जाए दक्षिण भारत की वो पहली पार्टी नहीं हो सकती है, भले ही वो सत्ता में आते रहे, वो वहां के क्षेत्रीय दल ही रहेंगे। जो स्थिति खासतौर से उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की थी, अलायंस आप देख लीजिए, जहां पर कोई भी दल ये नहीं चाहता है क्षेत्रीय दल कि कांग्रेस वहां पर उस तरीके, क्योंकि कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि हर स्टेट के हिसाब से उनको नीति बनानी पड़ रही है, लेकिन एक जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्लैंक है, उनका एक वैचारिक धरातल है। कांग्रेस का वैचारिक धरातल इस समय क्या है? वो पूरी तरीके से हिला हुआ है, क्योंकि नए नए लोग बहुत से आ गए हैं पार्टी में, जो पुराने लोग हैं जिनके दम पर ये पार्टी खड़ी हुई थी। सबसे बड़ी पुरानी पार्टी की बात ज्योति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पुराने लोग थे, उनका अपना एक वैचारिक महत्व होता था कि न्यूनतम बुनियादी मूल्यों से समझौते वाली पार्टी वो थी। लेकिन यहां पर तो अभी क्या मूल्य हैं और क्या उसकी कीमत चुकानी है, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। अभी तो उनको अपना किला, अपनी इज्जत बचानी है किसी भी तरीके से। अब आप सोचिए कि मतलब दूसरे के जुलूस में सबसे पुरानी पार्टी जिंदाबाद करने लगती है। कभी उनको केजरीवाल से सीखने की जरूरत महसूस होती है, कभी उनको किसी दूसरे से सीखने की जरूरत महसूस होती है, बाहर के दलों से बहुत नए नए लड़के आ जाते हैं और जो पुराने लोग नेपथ्य में चले जाते हैं। दिक्कत ये दरअसल जिसको बोलते हैं मतिभ्रम कह सकते हैं हम इसको। मैं आती हूँ फखरुल जी आपके पास, और संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा मैं आज चलिए संजय गुप्ता जी आपके पास आती हूँ, ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं और उसके बाद जरा इस मुद्दे पर और
क्योंकि अब उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की भी राजनीति पर चर्चा हो जाए, फिर लौटेंगे। छोटा सा ब्रेक। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। चलिए, ब्रेक पर जाने से पहले हमने सुना कि किस तरह दक्षिण भारत की बात हो रही है, लेकिन जरा हम फखरुल जी, काउ बेल्ट स्टेट में है आप या अपने आप को आप मानते हैं भारत का हिस्सा, या जिसकी बात की जा रही है कि ये तो अनपढ़ लोग, काउ बेल्ट वाले लोग जिनको मुद्दों की समझ नहीं है, आप उस स्टेट में बैठे हैं? देखिए रीमा जी, जो संघ राज की अवधारणा है, ये जो बयान था डीएम के सांसद का, ये उसके खिलाफ है। समाजवादी पार्टी ने कल भी उनके बयान की निंदा की थी। और जो तमिल और द्रविड़ परंपरा है, उसमें जो उनके महानतम राजा थे राजेंद्र चोल, जब वो इंडोनेशिया, मलेशिया, लंका को जीत के गंगा घाटी पहुंचे थे, तो बंगाल की घाटी से गंगा जल लेके अपने सर पे रखे वो तमिल गए थे और वहां पे एक कृत्रिम तालाब में डालने का काम किया था। तो जो दक्षिण के लोग हैं वो तो हमेशा से सनातन धर्म की परंपराओं में विश्वास रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसलिए ये जो बयान है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने माफी मांग ली है और उनको दोबारा इस तरीके के बयान नहीं देना चाहिए था। ये मैं समाजवादी पार्टी समझती हूँ। किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे? नहीं, देखिए, माफी तो भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद को भी मांगनी चाहिए जिसने देश में संसद में खड़े होकर गाली गलौज की भाषा की थी। हाँ। क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई बयान दिया? आप अभी पूछ रही थी कि विपक्ष के नेता उस पर क्या बयान दे रहे हैं, इन पे क्या बयान आ रहा है। तो हम तो पूछ रहे भारतीय जनता पार्टी से कि उन पे क्या कार्रवाई हुई। हाँ, उल्टा वो राजस्थान में के प्रभारी जरूर बना दिए गए थे कुछ जिलों के। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। चाहे अगर डीएमके सांसद ने कोई बयान दिया है तो हम तो कहते हैं कि वो गलत बयान है, हम उसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नहीं, मैंने जिस बात की शुरुआत की फखरुल जी, आपने ध्यान से सुना नहीं। मुद्दों वाली जो बात थी ना, वो तो डीएमके ने नहीं बोली, वो राहुल गांधी ने बोली थी केरला जाकर कि यहाँ के लोगों को मुद्दों की समझ है, ऐसा मुझे फील हुआ है, यहाँ के लोग मुद्दों पर वोट डालते हैं। वो तो उन्होंने बोला था, वो डीएमके नहीं बोला। देखिए, मुद्दों की समझ उत्तर भारत के लोगों को ज्यादा है या दक्षिण के ज्यादा है? मैं तो कहूंगा हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के लोगों को मुद्दों की समझ भी ज्यादा है। इस हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करके इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। इसलिए ये कहना कि मुद्दों की समझ किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, समाजवादी पार्टी इससे सहमत नहीं है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर उनको मुद्दों की समझ होती, देश की जनता की नब्ज पता होती, तो इंडिया गठबंधन जो इतनी बड़ी ताकत के साथ खड़ा हुआ था और मध्य प्रदेश में केवल 4 और 7 सीटों के लिए उस गठबंधन की हवा निकालने का काम कांग्रेस नहीं करती। अरे सर, तो आपकी क्या मजबूरी है फखरुल जी? अखिलेश यादव की मजबूरी क्या है इस गठबंधन में बने रहने की? मतलब इस गठबंधन में भी है, हर रोज कांग्रेस को कोस भी रहे हैं, हर रोज बेइज्जत भी हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो क्यों मजबूरी में रह रहे हैं आप? देखिए रीमा जी, कोई मजबूरी नहीं है। देश में जो 2 राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन दोनों दलों को क्षेत्रीय दलों से दिक्कत है। कांग्रेस तो वो चाहती कि क्षेत्रीय दल इसी तरीके से कमजोर पड़ जाए, ये हमारे वोट बैंक पे ही जिंदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी देख लीजिए, तो पटना में नीतीश जी की पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया था, जिसमें वो सफल नहीं हो पाया। अलग चीज है, 2016 में समाजवादी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए। आप महाराष्ट्र में चले जाइए तो शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने में सफल हो गए। तो ये जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं, दोनों ही राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के खिलाफ हैं। आप इस गठबंधन से बाहर हो रहे हैं क्या? ये मैं मानूं आज? देखिए रीमा जी, ये तो फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा दल है। अगर किसी को हमारी जरूरत है तो वो हमारे सामने साथ आएगा। संजय जी के पास में आऊं, लेकिन ओके, संजय जी के पास में आऊं, लेकिन ज्योति जी क्विक रिएक्शन, क्योंकि इंडी गठबंधन में तो सारे ही क्षेत्रीय दल है ना, अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ें तो। अगर आपकी पार्टी पर इतना बड़ा आरोप है कि आप सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी अगर ये आरोप बार बार लगा रही है मध्य प्रदेश के बाद से, तो ये तो बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के साथ तो फिर कोई आना ही नहीं चाहेगा इस गठबंधन में। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है कि इस देश के फासिस्ट फोर्स को हराना। कांग्रेस का एक ही मकसद है
जो इस देश की परंपरा को तोड़ रहा है, जो सनातन धर्म को भी तोड़ रहा है और जो इस देश के हर समुदाय जात में सबको बांटना चाह रहा है, उसको रोकना। कांग्रेस का और कोई मकसद नहीं है। कौन है वो? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं। इसमें कौन की क्या बात है? डीएमके नहीं है। कौन से लोग हैं? डीएमके कोई डीएमके जो है, डीएमके ने माफी मांग लिया, जैसा कि पूर्व के प्रवक्ता ने आपको बताया। आपको कांग्रेस का आपने खुद ही रीमा जी आपने दिखाया, बयान दिखाया कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी का जो हाउस में लीडर है, उनका बयान भी दिखाया आपने। आप बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आप बात कीजिए कि प्रधानमंत्री ने क्यों डीएनए बिहारियों का डीएनए खराब क्यों बताया था कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब था। फिर उससे हाथ मिलाकर वो सरकार भी बना लिए। उनके एनडीए गठबंधन में एक नहीं 38 लोग बताते हैं कि इनके साथ है। वो जेडीयू नहीं है उनके साथ, एआईएडीएमके नहीं है उनके साथ, अकाली दल नहीं है उनके साथ, कितने लोग नहीं है उनके साथ, वो कुशवाहा का पार्टी जो था वो नहीं है उनके साथ। तो देखिए, मेरा क्या कहना है, जो विपक्ष है जितना सम्मान आप भारतीय जनता पार्टी को दे, मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस 4 इलेक्शन में 10 लाख वोट ज्यादा कांग्रेस पार्टी को मिला है और उसको लोगों ने इसलिए मैंडेट दिया है कि अगर नंबर में वो ज्यादा है तो जो सरकार बनेगी वो अपने बातों पर पूरा करे और कांग्रेस अपना पक्ष और अपना कार्य। ज्योति जी पहली बात ये आरोप तो यहाँ पर शिवम छाबड़ा ने आप पर नहीं लगाया था, ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव के प्रवक्ता ने, फखरुल साहब ने। तो वो तो आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। आपकी लड़ाई उनसे होगी ना, लेकिन उनकी लड़ाई तो आपसे, ऐसा लग रहा है ना शो में। तो हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई किससे है ये नहीं पता, लेकिन उनकी लड़ाई आपसे है, ये दिख रहा है इसमें। फखरुल साहब की लड़ाई विचारों की लड़ाई है, विचारों के लिए हम लड़ते हैं। अरे सर, अखिलेश यादव की लड़ाई तो कमलनाथ से थी ना। हमारी लड़ाई भी कहा था आपकी पार्टी को उन्होंने। रीमा जी, हमारी लड़ाई साथ में ये भी कहा था कि 1 बजे तक इंतजार करवाया, उसका फल ये हुआ कि आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से, क्योंकि उससे विचार नहीं मिलते। चलिए संजय गुप्ता जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, फाइनली आपका सिग्नल आ गया। वीर सावरकर से लेकर तब भी माफी मांगने की बात की गई थी, फिर कहा था ये अंतिम बार हुआ है अपमान देश में सनातन का, अब की बार हुआ तो हम हट जाएंगे। फिर उसके बाद डीएमके ने अपमान किया, फिर शिवसेना उद्धव गुट ने कहा अब की बार आखिरी बार है, अब अपमान हुआ तो हम हट जाएंगे। अब फिर अपमान हुआ, तो ये हटने वाली धमकी कब तक देते रहेंगे आप लोग? देखिए रीमा जी, ऐसा है कि किसी के साथ खड़े होने से ऐसा नहीं होता कि उसके विचारों के साथ सहमति कर ली गई है और उसके साथ पूरी तरह से उसकी हर बात के साथ है हम। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है, मान लीजिए हम किसी के विरोध में भी हैं, ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो बीजेपी के विरोध में है या हिंदुत्व के विरोध में है, लेकिन हम तो हिंदुत्व के विरोध में नहीं है और ना ही हम ऐसे किसी चीज के विरोध में है कि जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो उनको हम समर्थन करते हो। ऐसी तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं जो बीजेपी के साथ भी गठबंधन में रही, हिंदुत्व विरोधी रही, सनातन विरोधी रही और तरह की विरोधी रही, मगर बीजेपी ने अपना स्टैंड तो नहीं बदला। ठीक इसी तरह से ठाकरे परिवार ने, शिवसेना ने भी अपना स्टैंड कभी नहीं बदला, हमेशा हिंदुत्व पर खड़े रहे, धारा 370 पर खड़े रहे, राम मंदिर के मुद्दे पर खड़े रहे, वीर सावरकर के मुद्दे पर खड़े रहे। समझ में आया नहीं है ये आपका जो हिंदुत्व है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। संजय राउत कह रहे हैं घंटा बजाने वालों का हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व नहीं है, तिलक लगाने वालों का हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व नहीं है। ये क्या है? घंटा बजाने वालों का हिंदुत्व मतलब क्या होता है? सिर्फ धार्मिक बात करना हिंदुत्व नहीं होता, हिंदुत्व के लिए कुर्बानी देना, घंटा बजाने वाले कौन है? ये घंटा बजाने वालों का हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व नहीं है, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब मंदिर में जाकर घंटा बजाने वाले लोगों को क्या समझा जा रहा है, मैं नहीं समझ पाई। देखिए, हिंदुत्व का मतलब सिर्फ घंटा बजाने से मतलब यही है कि कुछ लोग अब सत्ता में होने के बाद भी, आप मुझे बताइए कि काशी और मथुरा का मुद्दा क्या अदालतें ही सुलझाएंगी? क्या सिर्फ घंटा बजाने से या मंदिर में घंटी बजाने से ही उनका मुद्दा सुलझेगा? लोगों ने चुना था सरकार को, अदालतों को नहीं चुना था। काशी और मथुरा का मुद्दा सुलझ जाना चाहिए था, जिसके लिए सरकार को नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। इसलिए आज भी कोर्टों में, अदालतों में मुद्दा पेंडिंग है ये। और राम मंदिर का मुद्दा भी क्या अदालत से ही होना चाहिए था? क्या सरकार को नहीं करना चाहिए था? अच्छा। लोगों ने सरकार को हिंदुत्व पर चुना है, बीजेपी सरकार को, और शिवसेना ने त्याग किया है इस बात के लिए सत्ता के साथ के बीजेपी सत्ता में आने के बाद। गुप्ता जी अब क्या बोल रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा मतलब अदालत में नहीं सुलझाना चाहिए था, सरकार को सुलझाना चाहिए था। मतलब नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर बंद जाना चाहिए था। उसमें अदालत जो इतने सालों से, 500 सालों से जो लोग लड़ रहे थे, तमाम लोग जो इसके लिए आंदोलन चला रहे थे, मतलब उनका कोई मतलब नहीं है।
देखिए, अभी जब दिल्ली के अंदर सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला दिया, उसको रातों रात बदल दिया दिल्ली सरकार के खिलाफ। क्या ठीक इसमें से राम मंदिर के लिए नहीं होना चाहिए था? क्या ठीक इसमें से काशी और मथुरा के लिए नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है? मतलब हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक काशी के अंदर आज भी मंदिर प्रांगण के अंदर मस्जिद है और वहां पर नमाज होती है। मंदिर प्रांगण में मस्जिद, आप बताइए, 5 लाख से ज्यादा मस्जिद है हमारे देश के अंदर, और आज भी हमारे काशी, हमारे मंदिर के अंदर मस्जिद है। किस लिए? क्या ये काम सरकार को नहीं करना चाहिए? सरकारों को अगर हमने चुना, हिंदुत्व के नाम पर ही तो चुना, हिंदुत्व के नाम पर ही तो शिवसेना ने त्याग किया, हिंदुत्व के लिए तो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, बीजेपी की सरकार है। एक मिनट रुकिए संजय जी, हिंदुत्व के नाम पर आपने छोड़ा था बीजेपी को, ये मुझे आज पता लगा है। नहीं, हिंदुत्व के नाम पर छोड़ा नहीं। मुझे लगा था कि आपने आरोप लगाया था कि आपकी पार्टी को तोड़ दिया, इसलिए आपने। मैंने कहा कि हिंदुत्व के लिए हमने सत्ता को छोड़ा। बाला साहब ने 25 साल बीजेपी के साथ जब समर्थन में आए तो उसके बाद 25 साल तक लगातार बीजेपी को समर्थन किया, सत्ता के साथ कंप्रोमाइज किया। ठीक है संजय जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले राजकिशोर तिवारी जी, बाला साहब ठाकरे की पॉलिटिक्स भी आपने बहुत दिनों तक कवर की, और अब ये वाली जो नई वाली बाला साहब ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स है, मैं जरा इन दोनों का अंतर समझना चाहती हूँ हिंदुत्व पर। फिर एक ब्रेक लेना होगा छोटा जरा संक्षिप्त में जी। संजय जी की, तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और ब्रेक पर जाने से पहले राजकिशोर जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, बस मैं कह रहा था कि संजय जी की बात सुन के थोड़ा सा, और इससे पहले संजय गुप्ता जी की, इससे पहले संजय राउत, दोनों लोग की बातें सुन के, मतलब बाला साहब ठाकरे की राजनीति को लेकर तमाम लोग उनके समर्थक थे, तमाम लोग उनके आलोचक थे। वो सही था या गलत था मुझे नहीं मालूम, वो फैसला दूसरे लोग करें। लेकिन जो घंटा बजाने की बात कर रहे थे, घंटा घड़ियाल सड़कों पर बजाना किसने शुरू किया था? सड़कों पर नमाज होती थी, उसके जवाब में सड़कों पर आरती करवाना, घंटे बजवाना, शंखनाद करवाना किसने शुरू किया था? मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अच्छा किया था या बुरा किया था, मैं जज नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो बात आज संजय राउत कह रहे हैं, संजय राउत किस हिंदुत्व की बात करें? यही संजय राउत हैं कि जब बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन लालू यादव ने चला दी थी, वहां के ट्रेन परीक्षा के लिए मुंबई में जानी थी, तो उसको लेकर राज ठाकरे के साथ साथ में संजय राउत की शिवसेना पूरी तरीके से किस तरीके से सड़कों पर उतर आई थी। तो क्षेत्रीय जो और शिवसेना का जो जन्म हुआ था वो भी किस आधार पे हुआ था, खैर बहुत अतीत में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जिस हिंदुत्व की व्याख्या अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से हिंदुत्व की व्याख्या कोई नहीं कर सकता। हिंदुत्व तो अपने आप में एक विराट शब्द है, और हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट कर चुका है कि कैसे वो धर्म ना होकर वो कैसे एक संस्कृति है, कैसे एक सभ्यता है, एक जीवन पद्धति है। तो उस जीवन पद्धति को नए सिरे से पुनर्भाषित करना अपनी राजनीति के हिसाब से किसी भी दल के लिए उचित नहीं है। लेकिन ये मेरा बड़ा अजीब सा है कि आप पूछ रहे हैं ईरान, बात हो रही तुरान की, आप बात करेंगे, कहेंगे कि ये केले का पेड़ है तो कहेंगे नहीं ये इमली का पेड़ है। तो इस तरीके की जो बातें सिर्फ डेविएट करें, क्योंकि इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं हो सकता है कि जो शब्द कहे गए हैं, संसद के भीतर कहे गए हैं, कि एक तरीके से पूरे की पूरी जनता को, एक बड़ी जनता को यह बता दिया गया कि उनके पास IQ नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, वो बुद्धिहीन हैं। और यहां पर जो चूंकि बुद्धिमान लोग थे उन्होंने बीजेपी को नहीं चुना। इस तरीके की जो भाषा है ये सिर्फ क्षेत्रीय आधार पर नहीं, संसद के भीतर जो लोग चुनकर आए हैं, क्यों नहीं उनकी आत्मा जागती, क्यों नहीं उनको ये चीज उनको अपमानित करती? क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसी क्षेत्र के हैं। क्योंकि हम तो मानते हैं कि भारत जो है पूरा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक शब्द था कि विरुद्धों के बीच ही सामंजस्य असली सौंदर्य है। तो तमाम संस्कृतियां होती हैं, हमारी संस्कृति विराट इसीलिए है ना, क्योंकि हम केवल एक पद्धति पर चलने वाले लोग नहीं हैं। हम विभिन्नता, एकता में अनेकता में एकता वाली जब बात करते हैं, मत भिन्नता को भी हम पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में ये बात सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं, ये पूरी मानवता के लिए बात थी। इस पे मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इसमें संवेदनशील होने की आवश्यकता है। मैं जरा संजय गुप्ता ने जो कहा उस पर आपके पास भी आना चाहूंगी कि उन्होंने इसलिए हिंदुत्व के नाम पर वो सत्ता में आपके साथ नहीं आए। हिंदुत्व आज जो बीजेपी का हिंदुत्व है उससे वो डिफर करते हैं,
क्योंकि उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी हिंदुत्व पर आपसे, लेकिन आप तो खरे ही नहीं उतर पाए। देखिए रीमा जी, एक बात समझनी चाहिए, जब इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी और किस स्थिति में और किस परिस्थिति बनाई थी, राजकिशोर जी बैठे हैं, शायद बेहतर तरीके से इसको डिकोड कर पाएंगे, किस हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं। सही मायने में अगर बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा या उनकी सोच को अगर किसी ने सही मायने में ताक पे रख करके राजनीति करने का काम किया तो उद्धव ठाकरे की आज की वर्तमान की शिवसेना ने किया। और ऐसे संजय राउत जी जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने उनको एडवाइजरी के तौर पर अगर हिंदुस्तान के अंदर यूटर्न पॉलिटिक्स के अंदर में कोई अरविंद केजरीवाल को काउंटर कर सकता है तो शिवसेना का उसका नाम जाना चाहिए कि अपनी बात पे, अपनी विचारधारा पे किस प्रकार से अपना यूटर्न कर सकते हैं। वो संजय राउत जी और शिवसेना, आज की शिवसेना जो हम उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसको सोचना चाहिए। इन्होंने तो राम मंदिर के नाम पे आप बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाला साहब ठाकरे जी ने सही मायने में अगर हिंदुत्व के अंदर में हिंदुत्व के कोई सही मायने में परचम किसी ने लहराया तो आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने लहराया। हम उनका दिल से और मन से सम्मान करते हैं, हर हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू उनका सम्मान करता है। लेकिन वर्तमान के, मैंने कहा ना, आपने कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, अगर आपको याद हो रीमा जी तो ये शिवसेना की पद्धति रही है। शिवसेना का प्रमुख मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने आतुर क्यों थे, इसका जवाब दें। तो कहीं ना कहीं परिवारवाद, मैं फिर कह रहा हूं, मैं परिवारवाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटे की राजनीति चमकाने के मोह में जो उद्धव ठाकरे ने ये निर्णय किया, मुझे लगता है अत्यंत उनकी अपनी पार्टी के लिए बहुत डेवस्टेटिंग रहा है। संजय गुप्ता जी, अगर आप सुन रहे हैं, एक तो आप जहां पर भी हैं वहां सिग्नल्स का इतना मेजर इशू है, आई थिंक कि आपको ढंग की जगह पर बैठना चाहिए जहां कम से कम आप शो में 1 घंटे बने रहते, क्योंकि आप ही के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और आप अब फ्रेम में नहीं है। एनीवेज, ज्योति जी मैं आप पर आना चाहूंगी, ये जो जिस शिवसेना हिंदुत्व की बात करें, क्योंकि आपने कहा कि डीएमके को तो चलिए आपने कहा माफी मांग ली, वो एक अलग मामला हो गया, लेकिन तिलक लगाने वालों पर कभी सवाल खड़े होते हैं, कभी सनातन पर सवाल खड़े होते हैं, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़े होते हैं, और फिर इस बात पर भी सवाल खड़े होते हैं जब राहुल गांधी मुस्लिम लीग को एक सेक्युलर तरीके से उसकी परिभाषा देते हैं। तो देश में जब मुद्दों पर अब वोट पड़ने लगे हैं तो फिर इन सब मुद्दों को लाने की क्या जरूरत है? हाँ, इसीलिए तो मुद्दों पर वोट पड़ने लगे हैं। लोगों ने विश्वास दिलाया, 10 लाख ज्यादा वोट दिए हैं कांग्रेस को, इसका मतलब कांग्रेस ने अच्छे मुद्दे को उठाया है। सर बना लीजिए सरकार, चारों राज्यों की कलेक्टिव सरकार क्यों नहीं बना लेते हैं? 10 लाख ज्यादा वोट मिले आपको। इंपॉर्टेंट बात मुझे करने दीजिए। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के पुराने नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी राजकिशोर जी इसमें बहुत आगे है। जो आप कांग्रेस पर ब्लेम लगा रहे थे उस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है। हमारे प्रधानमंत्री है, आलवानी जी से लेके, जोशी जी से लेके, टंडन से लेके, सारे लोगों को किनारे लगा दिया और सबको साइड कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अभी के प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं वो हैं कांग्रेस पार्टी ने। तो आप देखे होंगे, उनका जेस्चर भी देखे होंगे कि सारे पुराने नेताओं को कितना इज्जत जो छोड़े वो भारतीय जनता पार्टी के बुलबुले देखकर, चाहे गुलाम नबी छोड़ दिए, ये हिंदुस्तान के अंदर में प्रधानमंत्री संग्रहालय बना करके सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करने का काम किसने किया? तो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने तो केवल एक प्रधानमंत्री का महिमा मंडल किया। आप किस मुंह से बात कहते हैं? शास्त्री जी को भूल गए आप लोग। सर, आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के उस किसान नेता, किसान के बेटे लाल बहादुर शास्त्री जी को भूल गए। आप लोगों ने मोरारजी भाई देसाई के योगदान को नकार दिया। क्या बात करते हैं सर? कौन से मुंह से, आखिर किस मुंह से? अरे सर, आप गांधी नेहरू परिवार के महिमा मंडल अपनी बारे में बोलिए प्लीज। हाँ, अपनी बारे में। आपने राजकिशोर जी के उस पर सवाल खड़ा किया, वो जवाब देंगे, लेकिन आप कंप्लीट कीजिए पहले। नहीं, हाँ, मैं उन पर ये बोला कि अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का काफी लंबा नाम है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कैसे किनारे लगाया। दूसरी बात, जहां ये बात कर रहे थे अभी की इसकी हिंदुत्व की, ये उद्धव के पार्टी की बात कर रहे थे, शिवसेना की, मैं इनसे पूछना चाह रहे हैं, अभी तो उनको वो बोल रहे हैं कि बहुत ऐसे है, यही असली नहीं है, वो असली है और यही नकली है, वो इस तरह की बात है। तो ये बताइए, कौन कह रहा? मैंने नहीं कही ये बात, ये पहले बताइए कौन कह रहा? बीजेपी के लोग? ये बीजेपी के प्रवक्ता की बात, आपकी नहीं कह रहा। एक साथ पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं ना आप, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं, आपकी बात वहां जो थी नहीं, तो जो आपने पहले आपने जो इनसे सवाल पूछा उस पर इनसे जवाब दे देता हूं। उनसे भी ले लीजिएगा ना, बात कंप्लीट कर लीजिए। अब भारतीय जनता प्रवक्ता बोले उनके बारे में ये गलत है, वो सही, तो पहले जो आप उनके साथ थे तो गलत थे ना।
पहले तो आप थे उनके साथ गलत थे, ये बात आप मानते हैं? आप ये मानते हैं? ये उस समय संरक्षक के तौर पर बाला साहब ठाकरे मौजूद थे और मैंने फिर कहा कुर्सी की लालच, कुर्सी के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अन्याय किया उसका जवाब वो नहीं देंगे। मैंडेट भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का था सर, भूलिए मत। आप जवाब देने के लिए आप बोलते हैं मैं भूलूंगा नहीं। आप चार राज्यों का कलेक्टिव लेकर के आते हैं साहब, 10 लाख वोट, अरे बना ली सरकार, बना लीजिए, 4 राज्यों को अलग देश बना दीजिए, उसकी सरकार बना लीजिए, 10 लाख वोट ज्यादा मिले ना आपको। क्या आकलन कर रहे हैं सर? इतने नंबर्स मिले, जो नंबर्स मिले उसको हम लोग दरअसल आपने संक्षेप में मुझसे कहा। पहली बात तो यह है ज्योति जी, मुझे कांग्रेस की बात, चूंकि बात कांग्रेस पे हो रही थी इसलिए मुझे कांग्रेस पर ही बात करनी थी, और जो आपने सवाल पूछा उस पर अगर आपने कहा तो मैं एक तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूं, एक विश्लेषण कर देता हूं, आपके सामने कर देता हूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं के साथ क्या किया, तो मुझे लगता है ये जवाब तो आपको बीजेपी प्रवक्ता से लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस से अगर जनार्दन द्विवेदी, गुलाम नबी आजाद बिल्कुल नेपथ्य में चले जाते हैं तो अलग बात है। आपको भी मानना पड़ेगा कि शरीर की अपनी सीमा होती है। अगर सोनिया गांधी जी पूरी तरीके से अगर एक्टिव राजनीति में नहीं है तो इसलिए नहीं है क्योंकि उनका सम्मान नहीं है या उनकी अपनी शरीर की सीमा है। उसी तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी की भी अपनी उम्र हो चुकी, मुरली मनोहर जोशी की भी अपनी उम्र हो चुकी, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये हो सकता है। अगर इस तरीके से, तो मैंने आपसे जो कहा पिछली बार, आपके पार्टी से एक और प्रवक्ता थे, उनका नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, नए युवा प्रवक्ता थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर कुछ बातें कही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये था यहाँ पर कि किस तरीके से जो पुराने नेता, जो पुराने, आप भी काफ़ी पुराने नेता हैं कांग्रेस में, कैसे सीताराम केसरी के साथ जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, ऐसा घटनाक्रम मेरे ख्याल से बीजेपी, मुझे नहीं याद आ रहा कि अध्यक्ष के साथ इस तरीके का घटनाक्रम हुआ हो। तो इस तरीके मैं, क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी के बीच कंपैरिजन करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा था, जब वो डिबेट होगी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप इस बात को खुद भी जानते होंगे और मानते भी होंगे अंदर अंदर, लेकिन निश्चित तौर पर आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे डीडी पर, तो आपको पार्टी की गरिमा, पार्टी की बात का आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर आपको ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस में जो तमाम पुराने नेता थे, वो पुरानी जो रीति रिवाज थे, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का जो 2012 से संघर्ष चला था, वो 2014 के नतीजे 2019 के नतीजों में परिणित हुआ। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके के लोग सामने आए हैं, उनकी अपनी पार्टी की, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती, मेरा उस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो है वो तो मैं कहूंगा। इसलिए मेरा कोई आप पर आरोप या आक्षेप नहीं था, ये मेरा एक विश्लेषण था। बीजेपी पर जब बात होगी तो उस पर भी मैं बात कर लूंगा। ज्योति जी आई थिंक जवाब मिल गया होगा। लेकिन ज्योति जी, आज एक किताब के बारे में भी बड़ी चर्चा हो रही है। पूर्व राष्ट्रपति और आपके वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी, उनकी बेटी की तरफ से जो किताब आई उसमें उन्होंने बताया कि प्रणब मुखर्जी, राहुल गांधी का एक इंसिडेंट उन्होंने बताया कि वो उनके बारे में कहते थे कि वो परिपक्व, उनको होने की अभी जरूरत है राहुल गांधी को, और तमाम ऐसे उन्होंने इंसिडेंट उस किताब के जरिए भी देने की कोशिश की है। मैं इसी पर सवाल जानना चाहती हूं कि आपको नहीं लगता है कि आज जिस जगह पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है और जिन मुद्दों के साथ में खड़ी हुई है, या उसकी जो चुप्पी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अपना रुख कई मुद्दों पर सीधे तौर पर साफ रखना चाहिए? चाहे वो सनातन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो डीएमके का मुद्दा रहा हो, चाहे वो प्रियंक खड़गे का मुद्दा रहा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, जब आप ये बात कह रहे हैं, परिपक्वता की बात कर रहे हैं और कोई किताब का रेफरेंस आप ले भी रही हैं, मैं इतना समझना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश एक सेक्युलर कंट्री है और इस देश विविधताओं में, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बताया कि यूनिटी डाइवर्सिटी में यूनिटी है। फ्रेम से हटाइए, उनका सिग्नल नहीं आ रहा है और बहुत खराब लग रहा है, उनको हटा दीजिए। जी ज्योति जी। हमारे राजकिशोर जी ने बताया कि डाइवर्सिटी में ही हमारी यूनिटी है और वही खूबसूरती है। और अगर राहुल गांधी बार बार इस देश को एक करने की बात कहते हैं, बार बार वो सनातन धर्म को रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं, सारे धर्मों की बात रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं, गरीबी करप्शन की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, समाज में दबे कुचले की जो नीचे हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकली उनको जगह देने की बात करते हैं। हाँ। तो अब इसमें आपको परिपक्वता नहीं दिखाई दे रही है। ज्योति जी, मेरा तो सिंपल सवाल था, सुनिए ना, मेरा सवाल सिंपल था कि राहुल गांधी के जो एडवाइजर है या राहुल गांधी खुद जो जवाब बयान देते हैं, इतने विवादों में पार्टी को डाल देते हैं। कभी वो मुस्लिम लीग को सेक्युलर कह देते हैं, कभी भारत माता कौन है ये सवाल वो कर देते हैं, कभी सनातन वालों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कभी जनेऊधारियों पर सवाल खड़े कर देते हैं, कभी मंदिर जाने वालों पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये जो सवाल खड़े करते हैं राहुल गांधी, इसी पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, सवाल वो कुछ नहीं करते हैं, वो बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंस बताना चाहते।
आप अगर वो बताए सनातन धर्म के इंपॉर्टेंस, वो बताते हैं कि सारे धर्म एक साथ रहें, सब एक दूसरे को सम्मान करें। अरे मुस्लिम लीग सेक्युलर है, इसमें कौन सा सनातन धर्म है? कौन सा गलत बात है? कौन सा मुस्लिम गलत लीग बात सेक्युलर है, इसमें कौन सा सनातन धर्म है? और देखिए अपने मुद्दों को तेलंगाना में उन्होंने, राहुल गांधी ने 26 बार जाकर बताया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। हाँ। और देखिए बीआरएस पर कितना भी भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम ओवैसी का पार्टी मिलकर हराना चाहिए, लेकिन मुद्दों को नहीं हरा पाई। हम मध्य प्रदेश में भी देखिए 2-4% वोट हमें कम मिले हैं, और राजस्थान में भी, यहाँ भी सीटों में हम कम आ गए, क्योंकि हमारा ये सिस्टम है, यहाँ पार्लियामेंट्री जो असेंबली सिस्टम है, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो सरकार बनाएगी, वो तो ठीक है, लेकिन जनता ने हमें भी उतना ही इज्जत दिया है और हमें भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी दी है, फिर ये तो सरकार को दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में फिर क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश में तो 1% वोट से भी कम का था। ऐसे तमाम चुनाव हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में। तो भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेदारी दी है ना, भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेदारी दी है कि अगर सरकार कांग्रेस ने बनाई है तो आपको चेक रखना है, तो ठीक है ना, हम कहां मना कर रहे हैं? हम राजकिशोर जी, हम तो नहीं मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह हिमाचल में हमें दिया, उनको वहां कम दिया, तो उनको भी उतनी राजस्थान के अंदर में भी कितना वोट शेयर का डिफरेंस था। अभी आपने सरकार बनाई तो हमने राजस्थान में पिछले बार 39.3% कांग्रेस को मिला था और 2018 में, और अभी 39.3%। अरे ज्योति जी, कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी 2 दिन में ही चेंज कर ली क्या? कल शाम तक ईवीएम पर चर्चा हो रही थी, आज वोट प्रतिशत पर चर्चा हो रही है। 24 घंटे भी नहीं लगे अभी रणनीति चेंज करने में। नहीं रीमा जी, देखिए आप बहुत स्मार्ट एंकर है, इसलिए बात की ओर घुमा देती हैं। नहीं, इसमें स्मार्ट की बात नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कांग्रेस की रणनीति 24 घंटे में चेंज हो रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर कुछ लोगों की शंका है, हाँ। कुछ लोगों की शंका, हम इसी देश के हैं ना, लोगों में दिग्विजय सिंह 2003 से शंका जाहिर कर रहे हैं, मैं तो उनकी बात कर रही थी। बैलेट पेपर हो जाए तो उसमें क्या दिक्कत है? फखरुल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास आती हूँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद फखरुल जी आपके पास आऊंगी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और फखरुल जी, मैं सीधे तौर पर आपसे जानना चाहती हूं, अब 2024 से पहले पीडीए की आप बात कर रहे हैं, चलिए पीडीए को लेकर अखिलेश यादव आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप अपनी पार्टी पर लगाम कसेंगे कि आप कम से कम सनातन की बहस को यहीं खत्म कर दिया जाए, विवाद पैदा करने की कोशिश ना की जाए, और जो नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि अब आप भी कह देंगे वो उनका निजी बयान था, लेकिन पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता कुछ बोल रहा है, वो निजी बयान नहीं होता ना, वो पूरे देश में चलता है, जनता में चर्चा का विषय होता है। हाँ रीमा जी देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जब भी बयान आया समाजवादी पार्टी ने उसका खंडन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है संजय निषाद, खंडन किया है, वही तो मैं कह रही हूँ, निजी बयान नहीं होता, खंडन क्यों करेंगे आप? उनको डांट लगाइए और बोलिए, आगे से नहीं बोलेंगे। नहीं, हम प्रवक्ताओं को, नेताओं को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही ये निर्देश दे रखा है कि किसी भी धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करनी, और अगर कोई कर रहा है तो निश्चित रूप से ये जानिए कि आने वाले समय में कार्रवाई जरूर होगी। दूसरी बात ये, उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री है संजय निषाद, वो भगवान राम पे क्या टिप्पणी करते हैं, आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार में बने हुए। एक समाजवादी पार्टी के सांसद थे जो राज्यसभा में खड़े होके जो बयानबाजी करते, धर्म पे टिप्पणी करते हैं, समाजवादी पार्टी ऐसे ही उनको छोड़ती है, किनारे करती है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें लपक लेती है। इसलिए रीमा जी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर डीएमके सांसद भी कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहे और भाजपा को लगे कि इनके आने से हमारी एक संख्या बढ़ जाएगी, तो ये उनको भी दल में शामिल कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का की जरूरत नहीं है जो हिंदुस्तान को बांटने का काम करे, सनातन का अपमान करे। आपको मुबारक, आपकी दोस्ती मुबारक, आप उसके साथ गले मिलिए, आप उसके साथ हाथ खड़े कीजिए, आप गवर्नमेंट अलायंस
की जात बताने वाले आपके नेता हैं, हम आपको कितने बयान गिनवाए, आपने कभी माफी मांगी? अच्छा चलिए आप बताइए, संजय निषाद को कब हटा, भगवान राम पे टिप्पणी करने वाले संजय निषाद को कब मंत्रिमंडल से बाहर करेंगे? आप जिसको राजी करना चाहते हैं उसको राजी कर लीजिए, नहीं गले मिल लीजिए। आप बताइए ना, भगवान राम की टिप्पणी करने वाले को आप मंत्री बनाएंगे, शर्म नहीं आती आपको? भगवान राम के नाम पे राजनीति करते उनसे, उनके नाम पे उनको टिप्पणी करने वाले को आप मंत्रिमंडल में जगह दिए। शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। अगर आपको सांसद कहेंगे कि हमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लो तो आप उनको भी शामिल कर लोगे। आपका धर्म को देना नहीं है, सत्ता से लेना है, रिएक्शन लेना है। फखरुल जी पहले आप बताइए, 22 तारीख को 22 जनवरी को अखिलेश यादव जा रहे हैं क्या राम मंदिर के उद्घाटन में? जाएंगे? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, 22 तारीख को जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाते हैं। और मैं समझता हूँ ये उनका धर्म के प्रति आस्था है और वो जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे। किसी को भी मुझे नमाज पढ़नी होगी तो ये मेरा निजी फैसला होगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे, वो भी उनका निजी फैसला होगा, क्योंकि ये राजनीतिक फैसला नहीं है। आपका देश का उत्सव होगा 22 तारीख को, 22 जनवरी की बात हो रही है, वो निजी फैसले के तहत नहीं। 22 जनवरी देखिए निजी फैसला, निजी आस्था का सवाल है रीमा जी, वो राजनीतिक फैसला नहीं होता। पार्टी के अध्यक्ष है, उनका कोई निजी महत्ता नहीं है, वो पार्टी के अध्यक्ष है, आपका क्या धर्म है, ये आपका धर्म है, हमारा क्या धर्म है, ये सब निजी होता है, राजनीति नहीं होती इसमें। ठीक है, चलते चलते ज्योति जी और उसके बाद क्विक रिएक्शन एक एक सबसे। ज्योति जी, क्या 2024 से पहले अब जब गठबंधन तय हो रहा है और होगा, उसकी कुछ सीमाएं तय की जाएंगी, तो क्या ऐसे दलों को बाहर रखने की या ऐसे दलों को अपनी निजी राय जो है उस पर लगाम कसने की अब कोई सीख दी जाएगी? क्विक। देखिए कांग्रेस पार्टी का केवल एक मकसद है कि इस देश में जो फासिस्ट फोर्स है इसको बाहर करना है। इसके बाहर करने के लिए और जन कल्याण में जो ये फैल रही है उसको करने के लिए जो जो अच्छी बातें होगी वो कांग्रेस पार्टी इस पर पहल करेगी। ठीक है, फखरुल जी। सीमा जी आवाज कट रही थी। कोई सीमा तय की जाएगी गठबंधन की या नहीं, या जिसकी जो मर्जी होगी निजी बयान करके वो बोलेगा? नहीं, सीमा जी गठबंधन समाजवादी पार्टी चाहती है कि पूरे देश में समान विचारधारा वाले दल सब मिलके इस चुनाव में लड़े। भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है पूरे देश में, एक दल की दूसरे दल से कोई मैच नहीं कर रही है, कोई समान विचारधारा। आपकी और कांग्रेस की समान विचारधारा है क्या? रीमा जी 38 दल है, उनकी भी अलग-अलग विचारधारा है। आपकी और कांग्रेस की समान विचारधारा है क्या? कहां से समान विचारधारा हो गई? चलिए फाइनल कमेंट शिवम। नहीं देखिए, इनका दल का मैंने कहा ना कि जो घमंडिया अलायंस है इसका मूल मकसद केवल एक है, मोदी विरोध। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने अपनी मान मंशा क्लियर कर दी है, मोदी गारंटी को स्वीकार कर रहे हैं और मोदी गारंटी जो है देश की जनता को भा रही है। सीधी सी बात है, ये घमंडिया अलायंस ज़्यादा टिकने नहीं वाला है। इस प्रकार का प्रयोग 19 में भी किया गया था, उसका क्या हुआ था, धराशायी हुआ था, इसमें कहीं को दो राय नहीं। और फिर मैं कह रहा हूँ, धर्म, क्षेत्र और जाति के नाम पे बांटने वाले दल जो एक साथ घमंडिया अलायंस में खड़े हुए हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। राजकिशोर जी फाइनल। दरअसल फासिज्म की बात अभी कर रहे थे ज्योति जी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है, कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि क्या किसी पूरे क्षेत्र को एक तरीके से उसकी बौद्धिक क्षमता पर प्रश्न खड़ा कर देना और उसको हे दृष्टि से देखना फासिज्म की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। क्योंकि चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे जाति पर हो, चाहे धर्म पर हो, अगर इस तरीके की टिप्पणी होती तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फासिज्म ये है। तो इसके लिए शुरुआत कहते हैं ना कि पहले अंदर से करनी पड़ेगी, तो सफाई अंदर से करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इस तरीके की दिक्कतें दक्षिण के दल लगातार कांग्रेस के सामने करते रहेंगे और ये धर्म संकट कांग्रेस के सामने खड़ा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े। और इसीलिए ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये मुद्दा देश के हर उस भारतवासी के साथ जुड़ा है जो नौकरी करने के लिए, रहने के लिए देश के किसी भी इलाके, किसी भी राज्य में जाता है। और इसीलिए संविधान में हम भारत के लोग कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर राजनीति में गंदगी लाकर सिर्फ वोट बैंक के लिए और वोट के लिए इस तरह से देश को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर तौर पर उसकी इजाजत किसी को नहीं है। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।